दोस्तों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। और आज मैं एक बार फिर से नई कहानी के साथ आपके सामने हूं, जो है मशहूर जेम्स हेडली चेज की मौत का सफर। तो आइए जल्दी से इस कहानी को शुरू करते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से कर लीजिए ताकि ये कहानी आपको टाइम पर मिल पाए। मौत का सफर। फेनर का सारा बदन पसीने से डूब गया। उसने बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभाला। उसने उस बांह को बड़े ध्यान से देखा, लेकिन उसे छुआ नहीं। बांह लंबी और पतली थी। उसके हाथ की उंगलियों पर बड़ी सावधानी से नेल पॉलिश लगाई गई थी। उसे कोई शक नहीं रहा कि ये बांह किसी औरत की थी। उसने अपनी जेब से सिगरेट केस और लाइटर निकालकर एक सिगरेट सुलगाई और उसका धुआं फेफड़ों में से होता हुआ नाक के नथनों से बाहर निकाल दिया ताकि उस लाश की दुर्गंध कुछ कम हो जाए। वो बाथरूम के ऊपर गया और फिर वापस सीट पर आ गया। फिनर बहुत ही जिद्दी था। अखबारों में प्रकाशित होने वाली हत्याओं के समाचार वो सालों से पढ़ता चला आ रहा है, लेकिन मौत या मर्डर के रिलेशन में उसे कभी कोई परवाह नहीं होती थी। लेकिन मेरिन की हत्या ने उसे झंझोड़ डाला था। उस पर इस हत्या का प्रभाव इसलिए भी अधिक पड़ा था कि वो उसे जानता था। वो उसकी क्लाइंट थी और कुछ घंटे पहले तक वो जीवित थी। बाथरूम की दशा साफ बता रही थी कि वो जो कुछ सोच रहा था गलत नहीं था। मेरिन की डेड बॉडी एक चादर से ढकी एक ओर पड़ी थी। फेनर ने चादर हटाकर मेरिन की लाश देखी और फिर उस पर चादर डाल दी। वो उस बाथरूम से निकलकर बाहर आया और खींचकर उसका दरवाजा बंद कर दिया। उसे जोर की प्यास लग रही थी, लेकिन वो विचार शून्य सा वहीं खड़ा रह गया। फिर उसने जेब से रुमाल निकालकर अपना मुंह पोंछा और सीढ़ियों की ओर मुड़ गया। वो उन दोनों कवनों को पाना चाहता था। वो खड़ा खड़ा सोचने लगा कि वो कौन है। शायद इस वक्त वो मेरिन की डेड बॉडी को यहां से ले जाने की योजना बना रहे होंगे। फेनर की आंखें सिकुड़ गईं। उसने फैसला किया कि उसे उनका इंतजार करना चाहिए। तभी उसे कार के आने की और फिर कार का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। वो तेजी से लपककर बेडरूम में वापस आ गया। उसके हाथ में 38 पॉइंट का रिवॉल्वर था। दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़कर कमरे के अंदर की ओर खड़ा हो गया। उसने सामने के दरवाजे के खुलने और फिर बंद होने की आवाज सुनी और फिर हॉल में रोशनी फैल गई। वो थोड़ा सा आगे मुड़ा। हॉल में दो कवने खड़े थे। दोनों बहुत ही सतर्क थे, जैसे आहट ले रहे हों। फेनर बिना हिले डुले खड़ा था। वो दोनों बहुत ही पैनी नजरों से इधर उधर देख रहे थे। कुछ देर बाद छोटे ने अपने साथी से फुसफुसाकर कुछ कहा। उसने अपना सूटकेस नीचे रख दिया और तेजी से सीढ़ियां ऊपर चढ़ने लगा। वो इतनी तेजी से ऊपर चढ़ा कि फेनर को कहीं छिपने का वक्त ही नहीं मिल पाया। उस छोटे कवने ने सीढ़ियों के घुमाव पर से उसे देख लिया था। उसने तेजी से अपना हाथ कोट की जेब में डाला। फेनर ने अपने दांत को एक दूसरे पर जमाया और एक साथ 3 फायर झोंक दिए। सूर्य मकान में गोलियों के चलने की आवाज गूंज उठी। छोटे कवन ने अपने सीनों को दबा लिया। वो आगे की ओर झुका और फिर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। फेनर बाहर आने वाले रास्ते की ओर झपटा और उसने नीचे जाने वाली सीढ़ियों को घेर लिया। छोटे कवने के पास अब बाहर निकल पाने का कोई मौका नहीं रह गया था। रिवॉल्वर की गोली ने उसकी सारी शक्ति छीन ली थी। आधी बेहोशी की हालत में उसके हाथ कूले पर गए थे, लेकिन वो अपना पांव नहीं उठा सका। फेनर ने उसकी पीठ पर कई ठोकरें मारी। वो फर्श पर लुढ़कता हुआ ढेर हो गया। दूसरे कवने ने नजर घुमाई तो उसे लगा जैसे कोई चीज उसके ऊपर गिरती चली आ रही हो। वो घबराकर गिरने लगा। तभी फेनर के रिवॉल्वर की एक गोली ने उसके हाथ को घायल कर दिया। वो नीचे गिर पड़ा। उसने घुटनों के बल उठना चाहा, लेकिन तभी उसने अपनी बाजू में भयंकर दर्द महसूस किया। वो अब चलिया उठ पाने में बेकार हो गया था। फेनर ने उसकी पीठ पर एक जोरदार ठोकर मारी। वो दोहरा हो गया और फिर फेनर ने ठोकर मार मार कर उसका सिर तोड़ डाला। उसने कवने के पास घुटनों के बल बैठकर उसकी तलाशी ली, लेकिन उसकी जेबों में से कुछ नहीं मिला। वो बिल्कुल खाली थे। सूटकेस में लगे खून के धब्बों ने फेनर के इस अनुमान की पुष्टि कर दी थी कि वो मेरिन की कटी हुई लाश को लेने आएंगे। उसने अपना रिवॉल्वर संभाला और बड़ी मजबूती के साथ दूसरे कवने को देखने के लिए ऊपर की सीढ़ियों पर चल दिया। दूसरा कवर भी कुत्ते की बच्चे की तरह मरा पड़ा था। उसकी लाश एक कोने में ऐठी पड़ी थी।
उसका मुंह खुला हुआ था, जिसमें से उसके दांत साफ दिखाई दे रहे थे। वो एक पागल कुत्ते की तरह दिखाई दे रहा था। उसने उसकी तलाशी ली, लेकिन उसके पास भी कुछ नहीं मिला। फेनर सीढ़ियों से दोबारा नीचे चला गया। उसने बत्ती बुझाई और सामने वाला दरवाजा खोलकर रात के अंधेरे में उस मकान के अहाते से बाहर निकल आया। अहाते के बाहर कार उन दोनों कवनों का इंतजार कर रही थी। उसमें कोई भी नहीं था, लेकिन फेनर ने उसे उसी तरह रहने दिया और पैदल ही अंधेरे से भरी गली में धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब वो कल्टन स्ट्रीट की भीड़ में मिल गया, तब उसने राहत की सांस ली। वो एक टैक्सी से अपने ऑफिस पहुंच गया। कवनों के उस मकान से अपने ऑफिस तक पहुंचने के थोड़े से वक्त में ही उसने अपना प्रोग्राम तय कर लिया था। उसने अपने काम करने की योजना बना ली थी। उसने सीढ़ियां चढ़कर अपने ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते अपनी योजना को अंतिम रूप दे दिया था। उसने देखा उसके ऑफिस में अभी तक बत्ती जल रही थी। एक पल के लिए उसे अंदर जाने में हिचकिचाहट हुई। उसने अपनी जेब में पड़े रिवॉल्वर पर हाथ रखे रखे ऑफिस में एंटर किया। प्यूजा टेलीफोन के सामने आराम कुर्सी पर बैठी थी। फेनर को देखते ही उसने झटके से अपना सिर उठाया, जैसे वो गहरी नींद से चौंक कर जाग उठी हो। तुम घर क्यों नहीं गई प्यूजा? फेनर ने धीरे से कहा। मैं उसके फोन का इंतजार करती रही। वो कम से कम हमें फोन तो कर सकती थी, लेकिन उसने फोन नहीं किया। प्यूजा ने एक लंबी सांस भरकर धीरे से कहा। फेनर उसके साथ सटकर बैठ गया। देव, मैं उस बारे में शर्मिंदा हूं, प्यूजा ने खेद भरे आवाज में कहा। छोड़ो उसे, फेनर ने उसके हाथ को थपथपाते हुए कहा। तुम्हारा वो बोलना काफी फायदेमंद रहा। सब कुछ ठीक हो रहा है। उन दोनों कवनों ने उस लड़की को बड़ी बेदर्दी से मार डाला और उसी तरह मैंने भी उन्हें खोजकर मौत के घाट उतार दिया। दोनों मर गए। उस लड़की के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं, बल्कि मजबूती की जरूरत है। मुझे वो काम हर हालत में पूरा करना है जो वो मुझे सौंप गई थी। ये कहकर फेनर ने मैरिन के हैंडबैग से मिला लेटर अपने सिगरेट केस से निकालकर प्यूजा को थमा दिया। प्यूजा ने उसे पढ़ा। उसका मुंह लटक गया, फिर भी वो शांत रही। उसने धीरे से कहा, की वेस्ट, तुम तो सोच में पड़ गई। फेनर ने मुस्कुराकर कहा। प्यूजा सचमुच सोच में पड़ गई थी। मैरिन अपनी छोटी बहन को पाना चाहती थी। उसने मुझसे कहा था कि उसे पता नहीं कि उसकी छोटी बहन कहाँ है। मैं सोच रहा हूँ कि उसने मुझे भी की वेस्ट के बारे में क्यों नहीं बताया। मुझे भी बेबी का ये कोई भयानक षड्यंत्र दिखाई देता है, एक सोची समझी योजना। इस बारे में कोई ना कोई दिलचस्प बात जरूर है। प्यूजा ने लेटर को दोबारा पढ़ा और फिर पूछा, ये नोलन कौन है? फेनर ने अपने सिर को झटका। उसकी आंखों में गहरी चमक थी, गहरा सोच था। उसने सोच में डूबे डूबे कहा, मैं नहीं जानता बेबी, लेकिन उसके बारे में जानने के लिए जा रहा हूँ। मैंने उस लड़की से $6,000 लिए हैं। अगर ये सारी रकम खर्च हो जाए, तब भी मैं उसकी छोटी बहन को तब तक खोजता रहूंगा कि जब तक उसे पा न लूं। वो उठकर टेलीफोन के पास चला गया। उसने एक नंबर डायल किया और रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा। उसने प्यूजा से कहा, आइक, कुछ पाने जा रहा हूं। मैं उसे सावधान कर रहा हूं। जब दूसरी ओर किसी ने रिसीवर उठा लिया तो उसने कहा, आइक, और थोड़ी देर के बाद बोला, उससे कहो कि मैं फेनर बोल रहा हूं। उसे जाकर कह दो कि अगर फोन पर नहीं आया तो मैं घर आकर उसके दांतों में ऐसी ठोकर लगाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। वो रिसीवर में कान लगाकर इंतजार करने लगा। उसके दाएं पांव का जूता डेस्क की एक टांग को निरंतर ठोकरें लगातार मार रहा था। थोड़ी देर बाद आइक की गुर्राती आवाज फोन पर सुनाई दी। ठीक है, सब ठीक है, फेनर ने कहा। तुम अपने खेल के साथ नरक में चले जाओ, ये बहुत जरूरी है। मैं किसी को खोजना चाहता हूँ। मैं की वेस्ट पहुंचकर किसी न किसी के साथ कांटेक्ट करूंगा। क्या तुम वहां से परिचित हो? की वेस्ट? आइक की बड़बड़ाहट फोन पर सुनाई दी। नहीं, मैं की वेस्ट में किसी को नहीं जानता, फेनर ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। फौरन किसी से कांटेक्ट करो जो इस काम को कर सके। मुझे फोन करना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें खुद ही फोन कर लूंगा या फिर तुम ही मुझे फोन कर देना। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। ये कहकर फेनर ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। प्यूजा ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? फेनर ने उसे समझाते हुए कहा, ये लंबा रास्ता है,
लेकिन मेरा ख्याल है कि यही सही रास्ता है और इसी रास्ते पर चलकर मैं अपनी मंजिल पर पहुंच सकता हूं। हो सकता है कि मेरा अंदाज़ा गलत हो, लेकिन मैं वहां जाऊंगा ज़रूर। पीयूषा ने उसके पैरों पर हाथ रखकर पूछा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, तुम यहीं रहना। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। यहाँ रहकर मेरी ज़्यादा मदद कर सकती हो। मेरे जाने के बाद ग्रोस्ट मुझे देखने के लिए यहाँ ज़रूर आएगा। उससे तुम यही कह देना कि कुछ दिनों के लिए मैं शहर से बाहर चला गया हूँ, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि कहाँ गया हूँ। तो फिर मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारा ज़रूरी सामान पैक कर दूँ? हाँ, ये काम कर दो। पीयूषा की जाने के बाद फेनर उठकर शेल्फ के पास चला गया। उसने पान अमेरिकी हवाई सर्विस की टाइम टेबल निकाली और उसे देखने लगा। उसने देखा एक फ्लाइट ठीक 12:30 बजे फ्लोरिडा जाती थी। उसने घड़ी पर नजर डाली, अभी 11:05 हुए हैं। वो सोचने लगा कि अगर आइक से जल्दी ही फोन पर बातचीत हो जाए तो वो इसी फ्लाइट से जा सकता है। वो डेस्क के पीछे अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर आ बैठा। उसने एक सिगरेट सुलगाई और आइक के फोन का इंतजार करने लगा। लगभग 20 मिनट इंतजार करने के बाद टेलीफोन की घंटी बज उठी। फिनर ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से आइक ने कहा, तुमने कहा था कि तुम्हें एक बक नाइटिंगेल की ज़रूरत है। तुम्हें वो वहाँ मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ ज़रा सावधानी से व्यवहार करना। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। फिनर ने खुश होकर कहा, उसे मेरे लिए तय कर दो आइक, और उसे बता दो कि देव अगले या फ्लाइट से वहाँ पहुँच रहा है और फौरन ही उससे मिलना चाहता है। मैं पीयूषा से कह के जाऊँगा। वो डाक से 500 व्यूक्स का चेक तुम्हें भेज देगी। मेरी कामयाबी की कामना करना आइक। ये रकम उन परेशानियों के लिए है जो तुमने मेरे लिए उठाई है। जरूर जरूर, आइक की चापलूसी भरी आवाज सुनाई दी। मैं उसे तुम्हारे लिए तय कर दूंगा। और फिर फोन कट गया। फिनर ने फिर रिसीवर उठा लिया और एक नंबर डायल करने लगा। पीयूषा। लाइन मिल जाने के बाद उसने कहा, जल्दी करो पीयूषा, मैं 12:30 वाली फ्लाइट पकड़ रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके तुम मुझे एयरपोर्ट पर मिलो। पीयूषा को फोन करने के बाद उसने अपनी मेज की एक दराज खोली। उसमें से चेकबुक निकाली। उसने 5 खाली चेकों पर सिग्नेचर करके चेकबुक फिर उसी दराज में रख दी। उसने अपना कोट और हैट पहना और सोचने के अंदाज में ऑफिस में टहलने लगा। कुछ देर तक उसी तरह टहलता रहा। फिर उसने बत्ती बुझाई और ऑफिस के दरवाजे में ताला लगाया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। फिनर लगभग 9 बजे की वेस्ट पहुंच गया। उसने एयरपोर्ट के पास ही होटल में एक कमरा ले लिया। नहा धोकर उसने सफर की थकान दूर की और फिर आराम से बिस्तर पर लेट गया। वो पिछली रातों से सो नहीं पाया था। इसके अलावा ऊपर चलने वाले बिजली के पंखे की ठंडी हवा ने भी उसे सोने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी पलकें मुंती चली गईं और वो गहरी नींद सो गया। लगभग 2 घंटे के बाद टेलीफोन की घंटी की आवाज ने उसकी नींद में खलल डाल दिया। उसकी नींद उचट गई। उसने आंखें मूंदे मूंदे ही रिसीवर उठा लिया। गुड मॉर्निंग सर। टेलीफोन पर होटल की रिसेप्शनिस्ट गर्ल बोल रही थी। इस वक्त आप क्या लेना पसंद करेंगे? फिनर ने संतरे का रस, टोस्ट और स्कॉच की एक बोतल का ऑर्डर दिया और उठकर बाथरूम में चला गया। दोबारा नहाने के बाद उसने नाश्ता किया और जब वो होटल से निकला तो लगभग 11:30 बजे थे। वो शहर के दक्षिणी भाग में रूजवेल्ट बुडवर्ड की ओर चल दिया। की वेस्ट में गर्मी ज्यादा थी। वो पैदल चलते हुए गर्मी के बारे में ही सोचता रहा। उसने सोचा उसे तो यहाँ काफी दिनों तक रुकना पड़ेगा। उसे इस गर्मी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसने एक पुलिसमैन से बक नाइटिंगेल के मकान के बारे में पूछा। पुलिसमैन ने एक लंबी जमाई ली और फिर बोला, तुम यहाँ नए नए आए हो? नहीं, मैं तो यहाँ का पुराना रहने वाला हूँ। मैंने तो ये जानने के लिए पूछा था कि तुम जानते हो या नहीं, फिनर ने कहा और आगे बढ़ गया। उसने महसूस कर लिया था कि उसे सावधान रहना चाहिए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने एक टैक्सी ड्राइवर से नाइटिंगेल के मकान का पता पूछा। ड्राइवर ने बड़ी शालीनता का व्यवहार किया और उसे पता बता दिया। फिर उसने किराया पूछा। ड्राइवर ने कहा कि 25 सेंट में वो उसे शहर के किसी भी हिस्से में ले जा सकता है। वो टैक्सी में बैठकर फ्लैगलर एवेन्यू की ओर चल दिया। वो टैक्सी में बैठा था, फिर भी उसके पांव गर्म होने लगे थे।
उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने जलते हुए स्टोव पर पांव रख दिए हों। फ्लैगलर एवेन्यू और थॉमसन एवेन्यू की मोड़ पर पहुंचकर उसने टैक्सी ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। टैक्सी एक दुकान के सामने रुक गई। ड्राइवर ने अपना सिर घुमाकर देखा। यही है बॉस। फेनर ने अपने पैर जूते में दबाया और बड़ी कठिनाई से अपना गर्म हाथ अपनी पतलून की जेब से निकाला। उसने ड्राइवर को 25 सेंट दिए और टैक्सी से उतर गया। दुकान बहुत ही साफ सुथरी थी। खिड़कियां चमक रही थीं। दाहिने हाथ की खिड़की के पास एक छोटा सफेद ताबूत रखा हुआ था। खिड़की पर काला पर्दा पड़ा था। फेनर ने हैरानी से देखा। ताबूत बिल्कुल खाली था। फिर वो चित्रकारी की गई उस प्लेट की तरफ बढ़ने लगा जो ताबूत के पास पड़ी थी। उस पर लिखा था, अगर भगवान ने उसे हमसे न छीना होता तो हम तुम्हारी उस नन्ही सी याद की रक्षा कर सकेंगे। फेनर सोचने लगा कि ये शब्द बहुत ही दिलचस्प हैं। वो दूसरी खिड़की पर गया। उस खिड़की पर भी काला पर्दा पड़ा हुआ था। एक सफेद तिपाई पर सिल्वर का एक घड़ा रखा था। उसके पास ही पत्थर की एक पटिया रखी थी जिस पर लिखा था, धूल के लिए धूल। इस वाक्य ने भी उसे बहुत इम्प्रेस किया। मकान के दरवाजे पर एक प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था, बी नाइटेंगेल, अस्थि संस्कार के विशेषज्ञ। उत्तम, बहुत उत्तम। फेनर के मुंह से एकदम निकल गया। वो दुकान के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, बिजली की घंटी बज उठी और फिर अंदर जाकर उसने जैसे ही दरवाजे का पट बंद किया, घंटी की आवाज बंद हो गई। दुकान बहुत ही आकर्षक थी। एक छोटे से काउंटर ने उस कमरे को 2 भागों में बांट रखा था। काउंटर सोने चांदी की तारों की कढ़ाई वाले एक सफेद पर्दे से ढका हुआ था। काले चमड़े में मड़ी कई बानू वाली कुर्सियां रखी थीं जिन पर सुनहरी तारों की कढ़ाई वाले लिफाफे लिपटे हुए थे। कमरे की बाईं ओर शीशे की कैबिनेट वाला एक ताबूत रखा गया था। इस ताबूत पर बड़ी बारीकी से सुनहरी चित्रकारी की गई थी। दाईं तरफ के क्रॉस पर लटके ईसा की बहुत ही सुंदर मूर्ति थी जो बहुत ही कुशलता से बनाई गई थी। न दिखाई देने वाले बल्बों की मध्यम रोशनी चारों ओर बिखरी हुई थी। उसे लगा जैसे कि वो किसी चर्च में खड़ा है। काउंटर के पीछे काले, सफेद और सुनहरे लंबे पर्दे लगे हुए थे। कमरे में कोई भी नहीं था। फेनर शीशे की कैबिनेट वाले ताबूत के पास चला गया और उसे बड़े हैरानी से देखने लगा। तभी कमरे की पिछली तरफ से एक औरत दिखाई दी। उसके बदन पर सिल्क की बहुत ही टाइट पोशाक थी। उसकी पोशाक के कफ कॉलर सफेद थे। वो बहुत ही सुंदर और सभ्य दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा गहरा सुर्ख था। लगता था जैसे किसी गहरे घाव पर सुर्ख रंग का पेंट कर दिया गया हो। उसने फेनर की ओर देखा और मुस्कुराने लगी। फेनर ने महसूस किया कि वो आम औरत नहीं है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उस औरत ने धीरे से पूछा। फेनर ने अपनी टोहड़ी खुजाई और फिर शीशे के ताबूत की ओर उंगली करते हुए पूछा, क्या तुम इन बक्सों को बेचती हो? औरत ने बड़ी उपेक्षा से कहा, जी हाँ, लेकिन ये तो सिर्फ एक मॉडल है। आप बताइए, आपको क्या चाहिए? फेनर ने अपने सिर को झटका देकर कहा, मैं तो यूं ही जानकारी पूछ रहा था। औरत की आंखों में शक उभर आया। क्या नाइटिंगेल अंदर हैं? फेनर ने पूछा। क्या आप केवल उन्हीं से मिलना चाहते हैं? हाँ, उनसे कहो रोज मिलने आया है। देखती हूँ इस वक्त वो बहुत बिजी हैं, उस औरत ने कहा और अंदर चली गई। फेनर उसे अंदर जाते हुए देखता रहा। उस स्त्री के बदन का पिछला भाग बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। वो औरत दूसरे पल ही लौट आई और बोली, आइए। फेनर उस औरत के पीछे पीछे ऊपर की मंजिल में जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। आधी सीढ़ियां पार करने के बाद फेनर ने उस औरत से कहा, तुम जो परफ्यूम इस्तेमाल करती हो वो बहुत अच्छा है। वो औरत उसके कंधों को देखकर मुस्कुराने लगी। उसके दांत बहुत ही सुंदर थे। उसने धीरे से कहा, मेरा चेहरा लाल हो गया है, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? फेनर ने गंभीर होकर कहा, मैं उसी महिला से बात करना पसंद करता हूँ जो ठीक ठाक हो। उस स्त्री ने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो इस कमरे में है, चले जाइए। धन्यवाद, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, उस औरत ने कहा और पलटकर सीढ़ियों से नीचे चली गई। फेनर की उंगलियां उसकी टाई पर थी। वो सोचने लगा,
ये औरत कितनी अट्रैक्टिव है। और फिर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। वो कमरा एक तहखाने की तरह था। एक और अधूरे बने 4 ताबूत पड़े थे। नाइटेंगल पीतल की एक प्लेट तैयार कर रहा था। फेनर ने देखा नाइटेंगल का रंग सांवला था। उसने एक शीशे को काटते हुए अपनी निस्तेज और रंगहीन आंखें फेनर की ओर उठाई। मैं रोज हूं, फेनर ने उनकी ओर बढ़ते हुए कहा। क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? नाइटेंगल ने अपना काम करते करते पूछा। फेनर ने कहा, मेरा नाम देव रोज है। मेरे ख्याल से तुम्हें मेरा इंतजार था। नाइटेंगल ने पेचकस नीचे रख दिया और फेनर की ओर देखने लगा। फिर बोला, मुझे याद आ गया, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। चलो ऊपर चलो, वहीं बैठकर बातें करेंगे। फेनर उसके पीछे पीछे वर्कशॉप से निकल गया और घुमावदार सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंच गया। नाइटेंगल उसे एक कमरे में ले गया। ये कमरा बड़ा होने के साथ ठंडा भी था। कमरे में 2 खिड़कियों से मैक्सिको की खाड़ी दिखाई दे रही थी। बैठो, अगर चाहो तो अपना कोट उतार लो। नाइटेंगल ने कुर्सी की ओर इशारा किया। फेनर ने कोट उतारकर अपनी बाह में डाल लिया और खिड़की के पास पड़ी एक कुर्सी पर जा बैठा। क्या आप कुछ पीना पसंद करेंगे? नाइटेंगल ने पूछा। जरूर। नाइटेंगल ने विस्की की बोतल और गिलास लाकर फेनर के सामने एक मेज पर रख दिए और फिर पैक बनाने लगा। फेनर सोचने लगा, मुझे सावधान रहना चाहिए। पता नहीं इस आदमी पर किस सीमा तक भरोसा किया जा सकता है। उसने नाइटेंगल से पूछा, तुम मेरा साथ कहां तक दोगे? नाइटेंगल ने अपनी पतली उंगली से शीशा साफ करते हुए कहा, जहां तक तुम चाहो। मुझे कुछ लड़कों की जरूरत है। अगर वो न्यूयॉर्क के रहने वाले हों तो और भी अच्छे रहेंगे। नाइटेंगल ने बड़े सहज भाव से कहा, यह काम हो जाएगा। क्रोटी के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हैं। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। फेनर ने अनुमान लगाया, शायद क्रोटी आय का खोजा हुआ आदमी है। उसने सूखे गले से कहा, शायद 5 सिक्के क्रोटी के मुकाबले ज्यादा बेहतर होंगे। नाइटेंगल ने एक उड़ती हुई नजर फेनर पर डाली और फिर बोला, मैं इस झंझट में नहीं पड़ता। क्रोटी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मेरे लिए यही काफी है। फेनर ने महसूस किया कि नाइटेंगल बहुत ही समझदार आदमी है। उसने हिचकिचाकर कहा, मुझे गलत मत समझो नाइटेंगल। मैं जहां से आया हूं उस शहर और इस शहर में बहुत अंतर है। मैं कुछ लोगों से तुम्हारा परिचय करा दूंगा, लेकिन जिस काम के लिए तुम यहां आए हो, क्या बस यही काम है? फेनर ने कहा, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे शहर की इस भीड़ में कोई मेरा इस्तेमाल करे। क्रोटी ने मुझे बताया था कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। तुम अपने रिवॉल्वर से नए नए ढांचों का निर्माण करने में कुशल हो। फिर भी मेरा विचार है कि कार्ल्स तुम्हारे काम आ सकेगा। फेनर ने एक पल कुछ सोचा और बोला, नोलिन के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? वो कैसा रहेगा? नाइटिंगेल की आंखें एकदम फैल गईं। उसने हैरानी और डर भरे आवाज में पूछा, नोलिन दक्षिणी हवाओं की तरह तेज? ऐसा? कार्ल्स अपनी हर योजना में नोलिन को जरूर लेता है। नोलिन जैसा भाला फेंकने वाला शायद तुम्हें कहीं ना मिले। मैंने सुना है कि नोलिन बहुत अच्छा निशानेबाज है, फेनर ने कहा। खैर, ये बताओ कार्ल्स कौन है? एक लड़का है, उससे तुम्हारी कहीं मुलाकात हो सकती है। फेनर ने स्कॉच में सोडा मिलाते हुए पूछा, क्या उसका पूरा नाम पियो कॉल्स है? हाँ, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? नाइटिंगेल ने अपने हाथ की उंगलियां एक दूसरे में उलझाते हुए कहा, जरूर मिलना चाहता हूं, लेकिन नाइटिंगेल, इस अजनबी शहर में मेरी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी तुम पर है। नाइटिंगेल ने अपना गिलास खाली करके मेज पर रख दिया। मुझे कुछ काम करना है, तुम यहीं आराम करो, बाहर बहुत गर्मी है। नाइटिंगेल के जाने के बाद फेनर ने अपनी आंखें मूंद ली और अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगा। तभी उसने एक हल्का सा खटका महसूस किया और जल्दी से आंखें खोल लीं। एक औरत अंदर आई और उसने धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। फेनर को ताले में चाबी घूमने की आवाज सुनाई दी। वो सोचने लगा, लगता है ये मुझ पर झपटने आ रही है। उसने जल्दी से कुर्सी पर रखी टांगें उठा ली और संभल कर बैठ गया। आराम से बैठे रहो, उस औरत ने उसके पास आकर पूछा। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा हनी? फेनर ने पूछा। वो मुझे क्यूली कहते हैं। अच्छा नाम है क्यूली, क्या बात है? क्यूली नाइटिंगेल वाली कुर्सी पर आ बैठी। उसने धीमी आवाज में कहा,
मुझे एक बार जी भरकर प्यार कर लो, फिर यहाँ से चले जाओ। जिद्दी आदमी इस शहर में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। फेनर की भौहें टेढ़ी हो गई। तुमसे किसने कहा कि मैं जिद्दी हूं? मुझसे किसी ने नहीं कहा। जब तुम नीचे आए थे तभी मैंने तुम्हारी आंखों की चमक देखकर ये जान लिया था कि तुम बहुत जिद्दी हो। कोई ऐसा वैसा काम मत कर बैठना। यहाँ के लोग किसी विदेशी के साथ मुकाबला नहीं करते। कुछ ही दिनों में तुम्हें बिल्लियों के लिए गोश्त में बदल दिया जाएगा। फेनर ने उसकी कमर में हाथ डालकर उससे लिपटते हुए कहा, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ रहने आया हूँ। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी भलाई किसमें है। तुम्हें जल्दी ये लोग पीस डालेंगे। मुझे इनमें से किसी पर भरोसा नहीं। नाइट एंगल पर भरोसा मत करना। देखने में वो सीधा साधा दिखाई देता है, लेकिन वो हत्यारा है। उससे सावधान रहना। फेनर उछल कर खड़ा हो गया। ओके बेबी, मैं उससे सावधान रहूंगा। इससे पहले कि वो तुम्हें मेरे पास देख ले, तुम नीचे चली जाओ। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया कि मैं नहीं चाहती कि तुम जैसा बड़ा आदमी किसी परेशानी में पड़े। फेनर ने अपनी बाहों को फैलाकर उसे अपने आप में समेटकर कहा, तो फिर तुम अपने आप को मेरी वजह से परेशान मत करो क्यूली। वो दोनों कुछ देर तक इसी तरह खड़े रहे। कुछ देर बाद क्यूली ने उससे अलग हटते हुए कहा, मैं सोचती हूँ कि मैं अच्छी औरत नहीं हूँ। उसके चेहरे पर अचानक दुख की छाया डोल उठी। फेनर ने अपनी उंगलियों को माथे पर घुमाते हुए कहा, अपने बारे में मेरा भी यही ठीक विचार है। धीरज रखो। मेरे काम शुरू करने से पहले उन्हें मुझ पर हमला करने दो। मैं तुम्हें चर्च में मिलूंगा। क्यूरली दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। फेनर ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और कुछ सोचते हुए अपने हाथ साफ करने लगा। फिर वो धीरे से अपने आप से बड़बड़ाया, मेरा ख्याल है कि मेरा काम शुरू हो चुका है। कुछ चीजें अपने आप ही साफ होती चली जा रही हैं। वो वापस आकर खिड़की के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद वो नाइटेंगल के पास फ्लेगलर होटल की लॉबी में था। वहां काफी भीड़ थी। नाइटेंगल ने लिफ्ट के दरवाजे पर लगा बटन दबाया। थोड़ी देर बाद ही लिफ्ट नीचे आ गई। वो दोनों लिफ्ट के अंदर चले गए। नाइटेंगल ने 5वीं मंजिल के लिए बटन दबा दिया। लिफ्ट तेजी से ऊपर जाने लगी। 5वीं मंजिल पर पहुंचकर लिफ्ट रुक गई। वो दोनों लिफ्ट से निकलकर कॉरिडोर में गए। नाइटेंगल 47 नंबर कमरे के सामने पहुंचकर रुक गया। उसने 3 बार जल्दी जल्दी और 2 बार धीरे धीरे दरवाजे पर थपकी दी। फेनर समझ गया कि ये एक कोडवर्ड है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया। सामने से एक छोटा कवना खड़ा था। उसके बदन पर काला सूट था। उसने हमें ऊपर से नीचे तक देखा। फेनर ने सीटी बजाने के अंदाज में अपने होंठ खोले, लेकिन उसने सीटी नहीं बजाई। नाइटेंगल ने धीमी आवाज में कवने से कहा, मुझे भरोसा है कि ये हर तरह से ठीक है। कवना दरवाजे से हट गया। वो दोनों अंदर चले गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, कवने ने दरवाजा बंद कर दिया। फेनर ने उसकी पी पॉकेट पर निशान देखा। वो बड़ा हॉलनुमा कमरा था। उसके सामने की तरफ 3 दरवाजे थे। लड़के अंदर हैं? नाइटिंगेल ने छोटे कवने से पूछा। कवने ने हाँ में सिर हिलाया और अखबार उठाकर दरवाजे के सामने एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। नाइटिंगेल हॉल के बीच में पहुंचा तो वहां 4 आदमी बैठे पाइप पी रहे थे। इनमें से 2 अखबार पढ़ रहे थे, एक रेडियो सुन रहा था और चौथा एक रॉड साफ कर रहा था। उन सभी ने नाइटिंगेल का स्वागत किया और फेनर की ओर घूर कर देखने लगे। रॉड साफ करने वाले आदमी ने उठकर फेनर को घूरते हुए पूछा, यह कौन है? वो बंद दांतों में ही बोल रहा था। वो सफेद सूट, काली कमीज और सफेद टाई पहने था। उसके बाल घुंघराले थे। उसकी आंखों का रंग पीला और हरा था, जो ठंडी और चमकदार दिखाई दे रही थीं। ये रोज है, न्यूयॉर्क से आया है, नाइटिंगेल ने कहा। क्रोटी से जानता है। ये सभी तरह से ठीक है। और फिर उसने फेनर की ओर मुड़कर कहा, रोज, रेजर से मिलो। फेनर ने रेजर की ओर मुस्कुराकर देखा। उसे रेजर का इस तरह देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ कब तक रहने का इरादा है? रेजर ने पूछा। फेनर ने अपना हाथ हिलाया। तुम्हारा ये दोस्त क्या सजावट के लिए है? नाइटिंगेल ने फेनर के कप के ऊपर अपना हाथ रख दिया। उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन उसने उसे चेतावनी दे दी थी। रेजर के जी में आया कि फेनर से झगड़ बैठे, लेकिन उसने अपने आप को रोककर कहा, रेडियो पर प्यूगेन है, सीधे हाथ की तरफ वर्ग और बाईं तरफ मिलर है। तीनों आदमियों ने फेनर की तरफ सिर हिलाकर फेनर का अभिवादन किया, लेकिन उनकी नजरों में दोस्तों जैसी कोई भावना नहीं थी।
फेनर ने विनम्रता से कहा, तुम तीनों से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। तुमने पीने पिलाने के बारे में नहीं पूछा, क्या तुम्हारे पास माल नहीं है? रेजर तेजी से नाइटिंगेल की ओर मुड़कर गुर्राते हुए बोला, ये क्या है? ये सूखी लकड़ी सा दुबला पतला मुंहफट आदमी कौन है? मिलर मोटा और पैनी आंखों वाला एक गंजा आदमी था। उसने झपट कर मेज पर से एस्ट्रे उठा ली। फेनर झपट कर उनके सामने पहुंच गया और उसने 2 जोरदार तमाचे उसके मुंह पर जड़ दिए। सहसा नाइटिंगेल ने बड़ी फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल दी। उसे पकड़कर कहा, ऐसा मत करो मिलर, झगड़ा ठीक नहीं है। फेनर को बड़ी हैरानी हुई। नाइटिंगेल के आदेश पर वो जैसे सब जम गए। रेजर तो इस तरह दिखाई देने लगा जैसे वो सालों से बीमार हो। नाइटिंगेल ने फेनर की तरफ देखते हुए आदेशात्मक स्वर में कहा, उसके पास से हटकर यहाँ आ जाओ। नाइटिंगेल की यह बात बहुत मामूली सी थी, फिर भी फेनर को पसीना आ गया। क्यूरली ने ठीक कहा था, नाइटिंगेल वास्तव में हत्यारा है। फेनर मिलर के पास से हटकर नाइटिंगेल के पास आ खड़ा हुआ और उसने अपना दायां हाथ अपनी जेब में डाल लिया। मुझे ये नहीं पता था कि तुम लोग मेरे दोस्त के साथ ऐसा बर्ताव करोगे, नाइटिंगेल ने गुस्से में कहा। फेनर ने हंसते हुए कहा, ये भी एक तरह का तरीका है मिलने का, भले ही तुम इसे गलत समझो। नाइटिंगेल ने अपना रिवॉल्वर जेब में रख लिया। वो चारों कभी के ढीले पड़ चुके थे। रेजर ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी गर्मी में इस तरह का खेल बहुत ही गलत है। ये कहते हुए वो अलमारी के पास चला गया और शराब की बोतल और ग्लास निकाल लाया। फेनर रेजर के पास जा बैठा और बोला, इसी गर्मी से तो मुझे सख्त नफरत है। रेजर को फेनर के इस बर्ताव पर हैरानी हो रही थी। उसने बड़ी आत्मीयता से कहा, जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ और इसे अपना ही घर समझो। फेनर ने गिलास उठाकर पूछा, कॉल्स अंदर है? रेजर ने नशे से बोछल पलके उठाते हुए कहा, कॉल्स के पास मिलने वालों के लिए वक्त नहीं है। मैंने तुम्हारे आने के बारे में बता दिया था। फेनर ने अपना गिलास खाली किया और उठकर खड़ा हो गया। उसने उन सब की तरफ देखा और कहा, मुझे आप लोगों के साथ बैठकर बहुत खुशी हुई। मेरा ख्याल है कि कॉल्स बहुत देर तक बिजी रहेगा। मैं नोलिन से मिलने जा रहा हूँ। रेजर का हाथ बहुत तेजी से अपनी जेब में चला गया, लेकिन नाइटिंगेल बहुत सावधान था। फुर्ती से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और कड़क कर बोला, अपना हाथ बाहर निकालो। रेजर ने चुपचाप अपना हाथ बाहर निकाल लिया। उसके तीनों साथी चुपचाप बैठे रहे। उसके चेहरे को देखकर फेनर को हंसी आने लगी। नाइटिंगेल ने कहा, अगर इसे ये कॉल्स की अपेक्षा पसंद नहीं है तो इसे जाने दो। ये क्रोटी का दोस्त है और जो क्रोटी का दोस्त है वो मेरा दोस्त है। मैं फिर कभी आकर तुम दोनों से मिलूंगा, फेनर ने कहा और फिर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। लिफ्ट के नीचे पहुंचकर उसने दरवाजे से नोलिन के बारे में पूछा तो दरबान ने उसे बताया कि नोलिन का ऑफिस द वेल स्ट्रीट पर है। फेनर ने उसे धन्यवाद दिया और एक टैक्सी में बैठकर द वेल स्ट्रीट की ओर चल दिया। एक दुकान के ऊपर था। फेनर चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां पार करके ऊपर पहुंच गया। ऑफिस का शीशे का दरवाजा खोलकर जब उसने अंदर कदम रखा तो टाइपराइटर के पीछे बैठी लेडी ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। नोलिन अंदर है? फेनर ने मुस्कुराकर पूछा। वो उस युवती को देखते ही समझ गया था कि युवती किसी पुरुष की मुस्कुराहट पाने के लिए कुछ भी कर सकती है और इसलिए उसने मुस्कुराकर नोलिन के बारे में उससे पूछा। वो अभी बिजी हैं, लेडी ने उत्तर दिया और फिर फेनर के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम देवरोज है। मैं कुछ बेचने नहीं आया, मुझे उससे सिर्फ मिलना है। लेडी उठी और अपने पीछे वाले दरवाजे के अंदर चली गई। फेनर एक पल खड़ा रहा और उसके पीछे पीछे वो भी अंदर चला गया। नोलिन अधेड़ उम्र का काला और बहुत ही भद्दा आदमी था। उसकी ठोड़ी दोहरी थी, नाक उठी हुई थी, उसकी आंखें पैनी और उभरी हुई थी। उसने एक नजर फेनर पर डाली और फिर उसने औरत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, ये कौन है? फेनर ने देखा नोलिन के नाखून काफी बड़े हुए और गंदे थे, हाथ मैले थे और उसके कपड़ों पर जगह जगह धब्बे दिखाई दे रहे थे। नाइटिंगेल ने उसके बारे में जो कुछ कहा था सच था। मेरा नाम रोजर है, फेनर ने जवाब दिया। और तुम कैसे हो? नोलिन ने सिर झुकाकर लेडी की ओर देखा। वो दरवाजे से निकलकर बाहर चली गई। दरवाजा बंद हो गया। तुम क्या चाहते हो? नोलिन ने जोर से पूछा। फेनर ने डेस्क पर हाथ रखे और उसकी तरफ झुककर बोला,
मैं अपने काम में तुम्हें साझीदार बनाना चाहता हूँ। मैं कॉल्स को देख चुका हूँ, मेरा काम वो नहीं करेगा। उसके बाद केवल तुम्हारा ही नाम मेरी लिस्ट में था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। तुम कहाँ से आए हो? क्रोटी। नोलिन कुछ देर अपनी उंगलियों के नाखून को देखता रहा, फिर बोला, सी कॉल्स तुम्हारे काम का आदमी नहीं है। खैर, मामला क्या है? कॉल से मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं उसके आदमियों से मिल चुका हूँ। उनके बर्ताव से मुझे निराशा हुई है, इसलिए मैंने कॉल्स का ख्याल ही छोड़ दिया। मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने मुझे बताया था कि तुमने दक्षिण की कई बार यात्राएं की हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है हम दोनों मिलकर कोई काम कर सकें। नोलिन के चेहरे पर लाली दौड़ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने ऐसे ही कहा है। तुमने मेरे साथ मिलने की बात कहकर उस गैंग के साथ अच्छा मजाक किया है। खैर, अब मतलब की बात करो। फेनर पैर से कुर्सी सरकाकर नोलिन के सामने बैठ गया। उसने सिगार केस में से एक सिगार निकालकर सुलगाया और उसके हल्के हल्के कश लेने लगा। नोलिन उसे घूरकर देख रहा था। उसकी आंखें फैल गई थी और वो बहुत ज्यादा चमक उठी। सुनो नोलिन, मैं क्रूटी के पास से आया हूँ। मैं एक प्रॉब्लम को सुलझाना चाहता हूँ। क्रूटी ने मुझे सलाह दी थी कार्ल्स या तुमको अपने साथ ले लूं। कार्ल्स इन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी है, उससे मेरी मुलाकात तक नहीं हो सकी, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। क्रूटी ने तुम्हें क्यों इम्पोर्टेंस दी? शायद इसलिए कि तुम किसी से मिले हो या फिर क्रूटी ने कोई बात सुनी हो। मुझे भरोसा है कि अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हम ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। नोलिन ने सिर को झटक कर कहा, मैं क्रोटी को नहीं जानता। उसके बारे में मैंने कभी कुछ नहीं सुना है। मुझे भरोसा नहीं है कि तुम उसके पास से आए हो। लगता है कि किसी काम के बहाने तुम मुझे धोखे में डालना चाहते हो। मैं तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना चाहता। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फेनर जम्हाई लेते हुए उठ खड़ा हुआ। अच्छी बात है, अब मैं खुद ही इस प्रॉब्लम को हल करूंगा। अगर इस विषय में तुम्हारा विचार बदल जाए तो तुम हेवर्थ होटल में आकर मुझसे मिल लेना। नाइटेंगेल तो मुझे बच्चे की तरह समझता है। अगर तुम्हें उससे कोई जानकारी मिले तो चले आना। नोलिन को समझाकर वो ऑफिस से बाहर आ गया। सड़क पर पहुंचकर उसने टैक्सी ली और अपने होटल में लौट आया। वो डाइनिंग हॉल में बैठा खाना खा रहा था कि नाइटेंगेल वहां पहुंच गया। फेनर ने भरे मुंह से कहा, ओव नाइटेंगल, मैं कोई ताबूत बनवाना नहीं चाहता। ये धंधा अच्छा नहीं है। तुम ठीक कहते हो। जब किसी की खुशियां टूटती हैं तो जी चाहता है कि धंधे को छोड़ दूं। सुनो नाइटेंगल, रिजल्ट ठीक आदमी नहीं है। मैं उसे लेना नहीं चाहता, फेनर ने कहा। नाइटेंगल ने ब्राउन ब्रेड, पनीर और एक गिलास दूध का ऑर्डर दिया और अपनी नजरें मेज पर बिछे सफेद मेजपोश पर जमा ली। जब वेटर सारी चीजें रखकर चली गईं और नाइटिंगेल ने खाना शुरू कर दिया तो फेनर ने अपनी जेब से चाकू निकाला और मेज पर गाड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें पसंद कर सकता हूँ नाइटिंगेल। केवल तुम इकलौते ऐसे आदमी हो जिसने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। नाइटिंगेल अपने झुके हुए हेड से फेनर की तरफ ताक रहा था। सूरज की रोशनी गिलास पर पड़ रही थी। नाइटेंगल ने रूखी आवाज में कहा, तुम मेरी मदद की बजाय मुझे नुकसान ही पहुंचा सकते हो। खाना खत्म करने के बाद फेनर अपनी कुर्सी से खिसक कर खड़ा हो गया। ओके पॉल, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। हमें किसी वक्त मिलकर बातचीत करनी चाहिए। हमें किसी वक्त मिलकर बातचीत करनी चाहिए, नाइटेंगल ने उम्मीद भरे आवाज में कहा। अच्छी बात है, फेनर ने कहा और मैनेजर की ओर चल पड़ा। मैनेजर उस वक्त बहुत बिजी था, लेकिन फेनर को देखते ही वो मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट में चापलूसी की झलक थी। मैं सोने जा रहा हूँ, फेनर ने मैनेजर से कहा, लेकिन यह ध्यान रखिए कि यहाँ मेरी हत्या भी की जा सकती है। और फिर मैनेजर के जवाब का इंतजार किए बिना वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अपने कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और उसमें ताला लगा दिया। कोट उतारा और बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। वो गहरी नींद सोया पड़ा था कि टेलीफोन की घंटी ने उसे जगा दिया। उसने उठकर घड़ी देखी। वो लगभग 2 घंटे सो चुका था। टेलीफोन के पास पहुंचकर उसने रिसीवर उठाया और कान से लगाकर खड़ा हो गया। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, फ्लैकलर होटल पहुंचो, बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। फेनर ने अपनी आंखें मिचमिचाते हुए कहा, अपने बॉस से कहो
मैं सुबह आया था और अब मैं उस जगह को दोबारा नहीं देखना चाहता। और ये कहकर उसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। वो फिर बिस्तर पर आ लेटा और अपनी आंखें मूंद ली। उसे लेटे अभी 2 ही मिनट हुए थे कि टेलीफोन की घंटी फिर बज उठी। उसने झल्लाकर रिसीवर उठा लिया। दूसरी ओर से फिर वही आवाज सुनाई दी, तुम आ जाओ तो अच्छा है, कॉल ज्यादा देर तक किसी का इंतजार नहीं करता। कॉल से कहो कि वो खुद यहाँ आ जाए। फेनर ने बड़ी उपेक्षा से कहा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वो बाथरूम में चला गया। नहाने के बाद उसने अपना कोट और हैट पहना और सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ गया। दोपहर बाद की गर्मी पड़ रही थी। सूरज नीचे खिसकता जा रहा था। फेनर होटल के एंट्री गेट के पास जा बैठा और बाहर की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद एक बड़ी कार अचानक सड़क पर आई और होटल के नीचे आकर रुक गई। उस कार में 4 आदमी थे। उसमें से ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा रहा और बाकी 3 आदमी कार से उतरकर होटल की तरफ बढ़ गए। फेनर ने रेजर और मिलर को पहचान लिया, लेकिन वो तीसरे को नहीं पहचान पाया। उसने उसे पहली बार ही देखा था। रेजर फेनर को देखते उसकी तरफ बढ़ने लगा। क्या किसी से मिलने आए हो? फेनर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। कॉल्स ने तुम्हें बुलाया है, चलो, रेजर ने कहा। अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ चुपचाप चलो, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती ले जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो चलो, फेनर ने कहा और उनके साथ कार में बैठ गया। वो गाड़ी में चुपचाप बैठे थे। फेनर रेजर और मिलर के बीच में बैठा हुआ था और तीसरा आदमी ड्राइवर के पास अगली सीट पर बैठा था। उस तीसरे आदमी को रेजर और मिलर व्यूसी के नाम से बुला रहे थे। फ्लैगलर होटल पहुंचकर वो लिफ्ट से 47 नंबर कमरे में गए। रेजर ने बिना कुछ बोले एक दरवाजे को धकेला और फेनर और अपने साथियों के साथ अंदर चला गया। अभी जारी है। इसका अगला भाग सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करते चलें ताकि आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।